नमस्कार। कॉफ़ी विद कवि के सभी दर्शकों का मैं अंजलि सिफर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के एपिसोड में अपनी पूरी टीम दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, एमडी सर तेजिंदर वालिया जी की तरफ से और हमारे आज के स्पॉन्सर आम्रपाली रिजॉर्ट के ओनर रोहित जैन जी की तरफ से आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस मेहमान को यहाँ ले आई हूँ, हम उन्हें हिमाचल की वादियों से यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। वो एक कवि हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं। उनकी असंख्य रचनाएं, लेख, कविताएं, कहानियाँ अलग अलग पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छप चुकी हैं। उनका परिचय इतना विस्तृत है कि अगर मैं सिर्फ परिचय भी पढ़ूंगी तो हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें जानेंगे परत दर परत अपनी गुफ्तगू के माध्यम से। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ स्टूडियो में आप सभी की तरफ से भी और पूरी टीम की तरफ से अनंत आलोक जी का। अनंत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले दीप एक्सप्रेस न्यूज़ और तेजिंदर वालिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आप लोगों ने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं मैडम अंजलि जी का भी कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। जी, बहुत गौरवान्वित हैं हम कि आप सिरमौर से यहाँ आए हैं और आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। तो आप खुद ही अपना संक्षिप्त परिचय और जन्म, शिक्षा इत्यादि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम आपके साहित्यिक सफ़र की तरफ चलेंगे। जी, मेरा जन्म हमारा जो ददाहू है, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के किनारे पर एक जिला पड़ता है सिरमौर, जो हमारा हरियाणा की और उधर से उत्तराखंड की बाउंड्री पे लगता है। तो उस जिला में एक गांव है बायरी नामक, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ 1974 में। क्या बात। और वहीं पर साथ में ही हमारा जो नज़दीक का मार्केट पड़ती है, वहीं पे ददाहू में बाज़ार है, वहीं पर हमारा स्कूल है और वहीं से मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो वहीं से शुरू हुई। और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं वहाँ से नाहन पढ़ने के लिए आ गया था। +1 +2 मेरा शमशेर स्कूल नाहन से हुआ है, क्योंकि उस समय हमारे ददाहू में +2 का स्कूल नहीं था, बाद में हुआ। तो मेरी जो आगे की पढ़ाई है वो नाहन से हुई और उसके बाद मैं LLB करने के लिए चला गया था राजस्थान। वहाँ से मैंने लॉ किया 2003 में और साथ साथ ही मेरी जॉब भी लग गई थी, साथ साथ फिर मैं जॉब पे चला गया। क्या बात। तो एक प्रश्न मैं हर एक अपने मेहमान से बहुत पूछने की उत्सुक मैं खुद भी रहती हूँ कि साहित्यिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, कब पहली रचना कौन सी उम्र में लिखी, और अगर वो रचना भी आपके पास हो तो सोने पे सुहागा। तो कृपया बताएं कि कैसे शुरुआत हुई और कब आपने पहली बार लिखा। जी, मेरी जो सबसे पहली रचना है वो एक पुल, हमारा जो नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, रेणुका के साथ लगता है, जो रेणुका और नाहन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को जोड़ता है। जी। अब वो रेणुका में ही आ गया, लेकिन पहले वो रेणुका और नाहन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। पाली तरफ का एरिया रेणुका में आता था और इधर का एरिया नाहन में आता था। तो उसको जोड़ने वाला जो पुल था, गिरी पुल के नाम से उसको जाना जाता है हमारे वहाँ, गिरी नदी पे बना हुआ है, क्योंकि तो वो पुल के बारे में वो पहले उसका विकास कैसे हुआ, कैसे पहले था, उसके बारे में माँ से जैसे सुना था, उसी को एक कविता में ढालने का प्रयास किया। और ये उस समय की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। 8वीं कक्षा में? क्या। तो मैं जैसा आपको बता दूं कि शुरू में हमारे जो अध्यापक थे पंडित हेमचंद शर्मा जी, वो जब कविताएं सुनाते थे या हमें पढ़ाते थे तो वो गाकर पढ़ाते थे। शायद उसका ही कहीं असर था कि वो पुल के ऊपर कविता मेरी पहली बनी। क्या बात। और वो जो कविता थी वो इस तरह से हुई। मैं आपको एक कविता ही सुना देता हूँ। वही कविता मेरी जो पहली कविता है कि मैं पुल हूँ, मैं पुल हूँ, मैं पुल हूँ, मैं पुल हूँ, यात्रियों का मूल हूँ। पहले पहल लकड़ी का होता था, पहले पहल लकड़ी का होता था, जो भी उसके ऊपर चलता जा नदी में रोता था। उसके बाद बना एक झूला, उसके बाद बना एक झूला, जो भी उसमें बैठ जाता गिरता नदी में जाके जैसे घी में रसगुल्ला। जब लोग गिरकर मरने लगे, जब लोग गिरकर मरने लगे तो मेरा आविष्कार हुआ। पुल कहता है कि जब लोग गिरकर मरने लगे तो मेरा आविष्कार हुआ, सरिया सीमेंट रेत बजरी से मैं तैयार हुआ।
क्या बात। अब जैसे वो सुना था वैसे ही उसको कविता के रूप में मैंने लिखा। और क्योंकि ड्राइंग का शौक था तो वो ड्राइंग पेज के ऊपर उसको कलम से मैं सुंदर सुंदर लिख करके ले गया। क्लास में अपनी ड्राइंग फाइल में रखा हुआ था और बच्चे मेरी ड्राइंग की वजह से फाइल देखते थे हर रोज। जो मेरे जो सहपाठी थे वो देखा करते थे। उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये कुछ अलग सी चीज़ आई है, क्योंकि ड्राइंग तो मैं डेली बना के लाता ही था, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी उनके लिए। तो उन्होंने जब उसको देखा तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने उठा करके वो फाइल मैडम के सामने रख दी। मैडम होते थे रेणु मैडम जी, वो अभी प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने जब वो कविता देखी तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने पूछा कि क्या ये आपने खुद लिखी है जी? तो मैंने कहा कि हाँ जी मैंने खुद लिखी है। और मैडम वो मेरी फाइल उठा करके ले गए ऑफिस में। वहाँ पर 20-22 टीचर होते थे और पहले के टीचर आपको पता ही है कि कितने डर लगता था पहले। अब तो बच्चे डरते नहीं ना टीचर से। तो मैडम ने कहा कि आपको यहाँ आकर के ये कविता आपको प्रेयर में सुनानी पड़ेगी। तो मुझे वहाँ पर तो मैं चला गया, लेकिन प्रेयर में सुनाने के लिए मैंने मना कर दिया। मैं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि उस टाइम 8वीं क्लास में था, थोड़ा सा घबराहट भी थी शायद, और 300-400 बच्चे होते थे, 20-22 टीचर्स थे। तो शायद ये थोड़ा सा एक गैप था कि मैं वो सुना नहीं पाया। लेकिन एक मन में एक बात रही कि अगर मैडम ने ऐसा कहा है तो जरूर कोई अच्छी बात है। तो मैं क्या उस कविता को मैं जरूर कभी सुनाऊंगा। और बाद में फिर 1 साल के बाद एक फंक्शन हुआ हॉल में, बड़ा जो हमारा हॉल था, वहाँ पर मैंने वही कविता सुनाई। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने देख के वो कविता सुनाई, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैंने क्या कहा। वो मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर था एक, लेकिन मन से था कि भी सुनानी है। तो वो कविता जब मैंने सुनाई तो बाद में बच्चों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा सुनाया। टीचर ने भी, सभी ने बहुत प्रशंसा की। फिर एक मन में ये रहा कि भाई और सुनाऊंगा। तो बाद में जब हम 9th क्लास में चले गए तो 10वीं को जो पार्टी देते थे, फेयरवेल पार्टी देते थे, तो उसमें वो एक नई कविता मैंने न्यू ईयर पे बनाई। एक कविता, आया है नववर्ष साथियों, आया है नववर्ष, नई खुशियां नई उमंगें लाया है नववर्ष, आज ही है इस क्षेत्र में कल कहीं आगे बढ़ेगा, मोल करो लेने वालों वरना बड़ी दूर जाना पड़ेगा। इस तरह से एक बड़ी लंबी कविता थी ये। 9वीं कक्षा के बच्चे के लिए वाकई बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। हाँ जी, शुक्रिया। तो वो कविता जब मैंने वहाँ पे सुनाई, मैं उसका संचालन भी कर रहा था उस प्रोग्राम का, क्योंकि फेयरवेल पार्टी दे रहे थे तो हम लोग कर रहे थे 9th वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे उससे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं उसको आराम से पढ़ भी पाया। और खुशी खुशी से हमारे जो हेडमास्टर होते थे उस टाइम के, DR अत्री जी, तो उन्होंने मुझे अपना पेन, एक गिफ्ट में मुझे पेन भेंट किया। तो वो मेरे लिए एक बड़ी उस टाइम का जो प्रशंसा थी शायद, जिसकी वजह से मैं आगे इस सफर को आगे जारी रख पाया। वाकई भेंट तो, और कलम की भेंट आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में हमारा कलम विषय था। तो यूं ही तो पुराने शिक्षकों को, आज के शिक्षक भी वैसे, शिक्षकों को कुम्हार हम तभी कहते हैं क्योंकि वो एक अनगढ़ मिट्टी को पहचान लेते हैं और उसे एक आकार देते हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत शुरुआत रही आपके साहित्यिक सफ़र की। तो आज आप इतनी सारी विधाओं में अनंत जी लिखते हैं कि हम इन्हें हरफन मौला कलाकार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इतनी सारी विधाओं में आज आपकी रचनाएं हैं, असंख्य रचनाएं छप चुकी हैं और हाल ही में रेडियो पर भी आपका एक धारावाहिक उपन्यास आया है। तो आगे कैसे बढ़ा ये साहित्यिक सफ़र? 8वीं 9वीं से शुरू हुआ साहित्यिक सफ़र, हाँ जी, आगे कैसे, क्या क्या मोड़ आगे आए? जी, मैं जैसे जब वहाँ से नाहन आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि +1 +2 मेरा नाहन से हुआ। कॉमर्स साइड से मैं पढ़ा हूँ। ये एक अजीब संयोग है कि एक कॉमर्स का विद्यार्थी होकर के और साहित्य की तरफ आ गया हूँ। तो पता नहीं, नेचुरल कुछ है, जबकि मेरी कोई भी बैकग्राउंड साहित्य की नहीं है जी। साहित्य की छोड़ो, आप ये देखिए कि मेरे जो पिताजी हैं वो स्कूल में कभी गए ही नहीं। पापा स्कूल में नहीं गए, हालांकि उन्होंने जॉब की है और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए, फॉरमैन रिटायर हुए वो बिजली बोर्ड से, लेकिन वो कभी पाठशाला नहीं गए थे, मम्मी भी नहीं गए। तो मैं जो पढ़ता था वो खुद ही पढ़ता था। तो आप जानते ही समझ ही गए कि मेरा कोई ऐसा साहित्य का सफ़र, मतलब पिछली बैकग्राउंड नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं जब नाहन में आया तो वहाँ पर आकर के मुझे एक अखबार मिला, हिमवंती, हमारे पोंटा से ही वो अखबार आता था। और उस अखबार में एक
उसके लिए विज्ञापन निकला कि पत्रकार चाहिए ददाऊ से। जी। तो मैं क्योंकि पढ़ रहा था, मैं तब तक कॉलेज में चला गया था, तो मैं पढ़ते पढ़ते उसमें रिपोर्टिंग करने लगा वहीं से। तो उसमें साहित्य के लिए जगह रहती थी जी। तो उसके बाद मैंने जो भी कुछ कविताएं लिखी, बापू के ऊपर लिखी, और बहुत सारी उसके बाद बहुत सारी कविताएं हुई जो मुझे याद आती हैं, अब वो नहीं हैं क्योंकि वो बचपन की मैं उनको बाल कविताएं, हाँ बाल कविताएं ही मानता हूँ मैं उनको। एक रिश्तों के ऊपर कविता थी शायरी टाइप में, तो वो जो लिखी वो उसमें लगी और उससे एक प्रेरणा मिली और खुशी हुई कि भाई मैं इस सफ़र को आगे बढ़ाऊं। तो धीरे धीरे मैं उसके बाद फिर अखबार ये दैनिक भास्कर अखबार आया और उस अखबार में कॉलम आते थे, तो उसमें दिया रहता था कि आप इस विषय के ऊपर लिखें। तो वहाँ पर छोटे छोटे आलेख लिखता था, तो वो फोटो के साथ लगते थे, वहाँ से वो खुशी होती थी। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो मैं ये कहूँगा कि कॉलेज टाइम में तो मेरा लगभग ऐसा ही रहा। फिर मैंने नेहरू युवा केंद्र में जॉब की, उस टाइम भी मैं नाहन में ही रहा। तो दिव्य हिमाचल आया, उसके लिए भी मैंने रिपोर्टिंग भी की शुरू में और उसके बाद उसमें जो प्रतिबिंब एक पेज अभी तक आता है उसमें जी। तो उस प्रतिबिंब के लिए मैंने नियमित रूप से लिखा। क्या बात। उसमें कविताएं लिखी, उसमें जो फिर उसके बाद दोहे की तरफ गया तो वो लिखा, आलेख लिखे, इस तरह से लघु कथाएं लिखी। फिर एक हिमाचल दस्तक अखबार आया, उसमें लिखा। फिर धीरे धीरे फिर पत्रिकाओं से पहचान हुई और जैसे जैसे पत्रिकाओं से पहचान हुई तो लगभग हर प्रतिष्ठित पत्रिका में आपकी रचनाएं स्थान पा चुकी जी। बस ये उस दौर की रचना आपके पास है? बस उसके बाद मेरा जो मैं जब शुरू में पत्रिकाओं में लगा जी, तो उस टाइम की मुझे एक ये गज़ल याद आती है। क्या कहें? शुरू में जब एक छोटी बहर की गज़ल है जी सागर, मैं तरन्नुम में ही उसको पढ़ूंगा। और आपने जैसे बताया था, मैं ये भी बता दूं कि आपने एक विषय दिया था कि इसके ऊपर भी कुछ लिखना है, पत्र जी। तो पर इसमें खत आएगा पत्र का ही, लेकिन आपको वहां पर अलग से सुनानी होगी। जी जी, वहां अलग सुनानी जी। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। गज़ल है कि तुम्हें खत लिख रहा हूँ, तुम्हें खत लिख रहा हूँ, तुम्हें खत लिख रहा हूँ, लगी लत लिख रहा हूँ। शुक्रिया। लगी लत लिख रहा हूँ, दीवारें वालिदा को, वालिदा होती है माँ, दीवारें वालिदा को, दीवारें वालिदा को, पिता छत लिख रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। पिता छत लिख रहा हूँ। और ये शेर देखें कि बड़ों से झुक के मिलना, बड़ों से झुक के मिलना, बड़ों से झुक के मिलना, लियाकत लिख रहा हूँ, लियाकत लिख रहा हूँ। और एक इसमें समकालीन शेर हुआ था कि इसमें जो समकालीन शेर हुआ था उस टाइम हमारे देश में एक वो चली हुई थी कि भाई हमारी जो महंगाई है वो बढ़ रही थी जी। तो उस महंगाई के ऊपर ये शेर हुआ कि बढ़े जो दाम रोटी, बढ़े जो दाम रोटी, बढ़े जो दाम रोटी, कसालत लिख रहा हूँ। कसालत होता है आलस्य, कसालत लिख रहा हूँ। और ये भी समकालीन शेर है कि बहस घर वापसी पर, ये भी जिस टाइम ये शेर गजल हुई थी, ये उस टाइम का एक हॉट विषय था कि बहस घर वापसी पर, बहस घर वापसी पर, सियासत लिख रहा हूँ, सियासत लिख रहा हूँ। तो ये उस टाइम की गजल है जो पत्रिका में छपी थी शुरू में। बहुत ही प्यारी गजल और बहुत ही प्यारा आपका तरन्नुम। जी शुक्रिया, बहुत मज़ा आया गज़ल सुनकर। बहुत खूबसूरत गज़ल। और गज़ल से अब मैं आपको एकदम ले चलती हूँ बाल साहित्य की तरफ कि मैं आपके परिचय में पढ़ रही थी कि आप बाल साहित्य से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है आपका। बाल कविताएं, बाल कहानियाँ आपकी बाल पत्रिकाओं में छपती रहती हैं, बाल हंस जैसी पत्रिका में भी, बाल भास्कर में, सब में आपकी छपती रहती हैं। तो बाल साहित्य की तरफ रुझान
शुरुआत से था या किस तरह हुआ, और एक आपकी बाल रचना हमारे बाल दर्शकों के लिए भी ज़रूर सुनाइएगा। जी मैडम, जैसा कि मुझे याद आता है कि हमारे जो सर थे वो गा करके सुनाते थे, तो हाँ जी, शायद बताया इसी का आपने। प्रभाव था। बिल्कुल और सही। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पुल के ऊपर कविता है वो पहली बाल रचना है शायद, जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। बाल कविताओं में अगर मैं कहूँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने बाल कविताएं इतनी ज़्यादा नहीं लिखी। हालांकि मैं 2000 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया था, मैं टीचर लग गया था। जी जी। तो उस समय कुछ लिखी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी बाल कविताएं। वो छपी अकड़ बकड़ में छपती रही, विभाग, क्योंकि विभाग की पत्रिका थी। जी जी, तो बिल्कुल। उसमें वो छपी लगातार, मैं बहुत दिन तक छपता रहा। लेकिन मैं जिसको मानता हूँ कि एक जो स्टैंडर्ड था, और पहली कहानी थी मेरी जी। पेड़ की पुकार, वो बाल भारती, हमारी जो भारत ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जी। इनकी एक पत्रिका है बाल भारती। तो वहाँ से उसमें मेरी पहली जो कहानी है वो छपी, पेड़ की पुकार। वो 2-2.5 पेज की कहानी है, और उसका मुझे सबसे पहले जब उसका चेक आया, पहले तो वो छपना एक खुशी एक देता खुशी था। थी, बिल्कुल, और फिर और आप हैरान होंगे कि वो पूरी की पूरी कहानी मैंने शाम को बाहर टहलते हुए लिखी थी। लिखी नहीं थी, सोची थी। और मैं अंदर आया और उसको लिख दिया, और उसका सेकंड ड्राफ्ट भी नहीं किया। क्या बात। वो एज इट इज भेज दी, और वो बाल भारती में लगी, और एज इट इज लगी। और उसके बाद उसका 450 रुपए का चेक आया उस टाइम, सन 2004 की बात है ये। तो वो बड़ी प्रोत्साहन का विषय रहता है, अमाउंट कुछ भी हो, और लेकिन एक फिर भी आपको मुझे अपने लेखन के लिए अगर एक इस तरह से स्वीकारोक्ति मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू फिर तो बाल हंस और जी जितनी भी बाल किलकारी, जितनी भी बाल पत्रिकाएं आती है लगभग, हाँ जी, सब में ही बाल रचनाएं हमारी लगती रही हैं। और फिर कहानियां मैंने बहुत लिखी, अभी लिख ही रहा हूँ, लग रही हैं। मुझे एक कविता, बाल कविता मैं आपको सुना देता हूँ, जो मैं बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ और बच्चों को याद भी है। अच्छा। उससे पहले उस बाल कविता से पहले मैं आपको एक मुक्तक, बाल मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। ये भी बच्चों को की डिमांड रहती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है स्कूल में, तो नेचुरल है कि मुझे भी मौका दिया जाता है। तो उस समय बच्चे डिमांड करते हैं इसकी। क्या बात है। तो ये मुक्तक है कि कभी भिंडी, कभी कद्दू, कभी आलू बुलाते हैं। क्या बात है। कभी, ये बहरे हजरत मुसम्मन सालिम में गजल, ये मुक्तक है। और मुझे मेरा जो मैं आगे बात करूंगा, मेरा मतलब एक मॉडल के रूप में जिनको मैंने लिया है वो कुमार विश्वास ही रहे हैं, जहां से मैं गजल की तरफ गया या मुक्तक की तरफ गया। तो ये उन्हीं की तरन्नुम पे ये कोशिश की थी, और ये पूरी बहर में है कि कभी भिंडी, कभी कद्दू, कभी आलू बुलाते हैं, कभी बिल्ली, कभी बंदर, कभी भालू बुलाते हैं। न जाने क्या समझते हैं मुझे मेरे ये सहपाठी, गुरुजी आप ही केवल मुझे शालू बुलाते हैं। गुरुजी मेरे ख्याल से हर बच्चा अपने आप को कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पाएगा जी। हो सकता है आलू की जगह किसी को कोई कचालू बुला देता हो, लेकिन जरूर रिलेट, नाम जरूर बच्चों के रखे जाते हैं। और बाकी मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इससे 2-4 नाम सब्जियों के और याद भी हो जाएंगे, जानवरों के नाम भी बच्चों को याद हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक बाल कविता सुनाता हूँ। स्वागत। ये भी बच्चों को बड़ी पसंद है, और बच्चों को सभी याद, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सबको याद है। ये है मंदिर में एक चूहा देखा। ये चौपाई छंद के ऊपर ये पूरी रचना है। कि मंदिर में एक चूहा देखा, उसके सिर पर काली रेखा। क्या बात है। मोटे मोटे लड्डू खाता और नहीं उसको कुछ भाता, प्रभु चरणों में सोया रहता, हर सिमरन में खोया रहता। सुबह सुबह पंडित जी आए, डंडा लेकर उसे भगाए, चूं चूं करता भागा चूहा, हर सिमरन से जागा चूहा, हर सिमरन से जागा चूहा। समझ गया अब शामत आई, पूंछे उठाकर दौड़ लगाई, पर उसको ये समझ न आया, पंडित का ना था कुछ खाया।
क्यों मारे मुझको ये हमेशा, न्याय करो ए देव गणेशा। क्यों मारे मुझको बहुत ये सुंदर। हमेशा, न्याय करो ए देव गणेशा। स्वयं भी तेरा ही खाए, पेट बड़ा ये बढ़ता जाए, पेट बड़ा ये बढ़ता जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही सुंदर ये बाल कविता, पेट तेरा ये बढ़ता जाए, स्वयं भी तेरा ही खाए, पेट तेरा ये बढ़ता जाए। तो बहुत ही प्यारी कविता, बाल कविता आप सबने सुनी। और इसी कविता के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कॉफ़ी विद कवि में, स्पॉन्सर्ड बाय द ब्यूटीफुल आम्रपाली रिजॉर्ट। और आप जानते हैं कि ये वक्त रहता है हमारे कवियों का कोना के लिए। पिछली बार जो शब्द दिया गया था अभिषेक शुक्ला जी द्वारा वो था चिट्ठी। तो चिट्ठी पर कुछ कवित्रियां जुड़ी हैं हमारे साथ, कुछ कवि और कवित्रियां। मैं नाम लेती हूँ सुमन लूथरा जी का सबसे पहले, जो कहती हैं कि घर के एक कोने से निकली एक पुरानी चिट्ठी, घर के एक कोने से निकली एक पुरानी चिट्ठी, कितने ही लफ्ज जाग गए जब छुआ मैंने। सवीना जी लिखती हैं, वो क्या जादू था उफ उसकी चिट्ठी में, वो क्या जादू था उफ उसकी चिट्ठी में, गिरे बारिश की बूंद जो सौंधी मिट्टी में। बहुत खूबसूरत पंक्तियां सवीना जी। किरण जी कहती हैं कि जिंदगी सपनों की कोई बज़्म थी पहले कभी, जिंदगी आँखों से लिखी नज़्म थी पहले कभी, खोसी गई है आज वो मेरी खत और चिट्ठी की दुनिया, कारवां बिखरा सा है और मिट गई मिट्टी की दुनिया। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ किरण जी हर बार लिखकर भेजती हैं हमें। और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं गाज़ियाबाद से मित्र गाज़ियाबादी जी, जो कि एक बेहतरीन शायर हैं, जिज्ञासा प्रकाशन के मालिक हैं। वो कहते हैं कि मोबाइल में लाख करें हम चैट मगर, उनका शेर देखिएगा, मोबाइल में लाख करें हम चैट मगर, चिट्ठी लिखना अब भी अच्छा लगता है, चिट्ठी लिखना अब भी अच्छा लगता है। रेणु गुलाटी जी जुड़ी हैं फेसबुक पर कमेंट के माध्यम से। वो कहती हैं, क्यों दर्द सा इस दिल के पैमाने में भरा जाता है, खोल मेरे खतों को उसने फिर दिल से लगाया होगा। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ रेणु जी। और अब मैं हमारे आज के मेहमान अनंत आलोक जी से गुजारिश करूंगी कि वो भी दो पंक्तियाँ चिट्ठी लिखने से संबंधित ज़रूर साझा करें। जी, मैं चिट्ठी के ऊपर आपको एक दोहा सुनाता हूँ। स्वागत। कि चिट्ठी में लिख भेज दो, चिट्ठी में लिख भेज दो, थोड़ी दुआ सलाम, माँ के तन मन को लगे ज्यों के सर बादाम। क्या बात है, माँ क्या के बात है। तन मन को लगे ज्यों के सर बादाम। बहुत ही खूबसूरत दोहा, शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत दोहा, वाकई बहुत प्यारा दोहा, एक बहुत अच्छा संदेश है इसमें। और मैं अब अपनी विचार पंक्तियाँ सर, जी, जी, मैं ये फायदा उठाती हूँ। जी। तो दो शेर कहूँगी कि तेरी ख्वाबों में शिरकत आज भी है, तेरी ख्वाबों में शिरकत आज भी है, मुझे तुमसे मोहब्बत आज भी है। तू कर ले फ़ोन पर कितनी ही बातें, तू कर ले फ़ोन पर कितनी ही बातें, तेरे खत की ज़रूरत आज भी। क्या बात, क्या बात, तेरे वाह। खत की ज़रूरत वाह, आज भी है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और अब मैं चाहूँगी अनंत जी कि आप हमारे दर्शकों को आने वाले हफ्ते के लिए एक शब्द दें जो जी। आपके दिल के करीब हो। मैं शब्द आपको देता हूँ, पिता। पिता के ऊपर आप दोहा, मुक्तक, कथा, रुबाई, शेर जो भी कर सकते हैं, पिता के ऊपर। जी, बहुत खूबसूरत शब्द पिता, जीवन का आधार। आपने अपनी गज़ल में भी एक बहुत ही प्यारा शेर कहा जी, था जी। कि पिता को पिता छत लिख रहा हूँ, पिता को छत लिख रहा हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत शेर। तो ये एक बहुत ही प्यारा शब्द अनंत जी ने दिया है। अपनी कलम उठाइए और हमें लिख भेजिए। जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वहीं के कमेंट में हमें लिख भेजिए पिता पर अपनी कुछ पंक्तियाँ।
और अब हम वापस चलते हैं अपने गुफ्तगू की तरफ। अनंत जी, आप जैसे मैंने पहले बताया बहुत सी विधाओं में लिखते हैं और आपकी एक जैसी पकड़, एक से बढ़कर एक पकड़ है हर विधा पर, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है, किस में आप सबसे सहज महसूस करते हैं और लिखना बहुत अच्छा लगता है आपको? हाँ जी अंजलि जी, मैं जैसा शुरू से मेरा शुरुआत तो इसे कविता से हुई जी जी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। लेकिन आगे आकर के मैं जब खास करके मैं इसमें लघु कथा में आया जी, तो लघु कथा में मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली और बहुत लघु कथाएं लिखी हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी हैं, प्रतिलिपि.com पे भी हैं और बहुत सारी मेरी छपी बहुत सारी हैं, तो मुझे वहाँ काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। उसके बाद मैं गज़ल की तरफ आया और गज़ल के साथ साथ कुछ और छंद भी लिखे और फिर धीरे धीरे गज़ल में भी मुझे काफ़ी आनंद आया जब तक मैंने गज़ल लिखी। लेकिन उसके बाद जब मैं दोहे में आया तो मुझे ऐसा लगा कि दोहे में मैं ज़्यादा सहज अपने आप को अनुभव कर रहा था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दोहा आजकल जी इतना ज़्यादा सुना नहीं जाता या पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे मेरे दोहे के नाम से आपने तो लोग याद करते हैं। दोहा सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल जी, लोग याद करते हैं और दोहे याद हैं लोगों को। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कई बार, कुछ लोगों ने मेरे दोहों के नाम से मुझे याद रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि दोहों में काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और इस टाइम क्योंकि मैं एक इसको प्रगतिशीलता कह लो या कुछ भी कह लो आप, कि एक विधा के ऊपर ज़्यादा दिन तक मैं रहता नहीं हूँ। जब उसमें परफेक्शन हो जाती है अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से, वैसे तो परफेक्शन में बहुत कुछ आता है, आदमी कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हाँ जी, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि मैं जब सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, जितना मैंने लिखा है उतना वो बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो बहर की बात है या किसी दूसरी विधा के शिल्प की बात है, तो वो बिल्कुल सही है, तो मैं दूसरी विधा की तरफ उन्मुख हो जाता हूँ। तो अब जैसे मैं कहानी की तरफ आया हूँ तो अब कहानी में मुझे ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो कुछ दोहे ज़रूर आपके हो जाएं यहीं पर। जी, मैं दोहे आपको माँ के ऊपर ही कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ। मेरा जो पहला और मुझे बहुत प्रिय जो दोहा है माँ के ऊपर, वो सभी को पसंद है और बहुत लोग मुझे इस दोहे के नाम से जानते हैं कि मोटे चावल में मिला, मोटे चावल में मिला दिया जरा सा नीर, क्या बात, माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर, माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर। और ये भी माँ के ऊपर ही दोहा। जैसे हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो सुबह उठने में लेट कर देते हैं, खास करके बॉयज़ ऐसे होते हैं, तो वहीं से ये दोहा निकला है, क्योंकि मैं समकालीन ज़्यादा लिखता हूँ, तो वहाँ से ये दोहा देखिए कि सूरज खिड़की पर खड़ा, सूरज खिड़की पर खड़ा चमक रहा है भाल, क्या बात, अम्मा ने आवाज दी उठ जा मेरे लाल, बहुत सुंदर, अम्मा ने आवाज दी उठ जा मेरे लाल। और ये दोहा भी माँ के ऊपर ही देखें कि अम्मा जल्दी उठ गई, अम्मा जल्दी उठ गई, आंगन रही बुहार, बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार, बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार। और एक समकालीन दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, खास करके गांव में अभी भी बच्चे उसमें जंगल में जाते हैं, लेकिन आज वो बेर नहीं खाते, तो इसके ऊपर मेरा दोहा देखिए, दोहा हुआ है कि बेरी की झाड़ी कहे, बेरी की झाड़ी कहे आओ चुन लो बेर, क्या बात, ग्वाल बाल खाने लगे जर्दा और कुबेर, ग्वाल बाल खाने लगे
जरदा और कुबेर। और अंतिम दोहा में आपको बिल्कुल समकालीन है ये भी जी साहब। कि कटे फटे कपड़े बने। आप इसको अन्यथा ना लें क्योंकि ये आज का रिवाज है या ट्रेंड है तो लेकिन एक जो कवि है वो तो एक व्यंग्य करेगा ही, बिल्कुल करेगा कि कटे फटे कपड़े बने खानदान पहचान, आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान, आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत कटाक्ष ये आपने दोहे के रूप में कहा, वाकई बहुत सुंदर जी। तो वाकई दोहा एक बहुत ही मारक विधा है, मैं कहूँगी। हाँ जी। मैं अब चलना चाहूँगी आपकी पुस्तकों की तरफ। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके 2 संग्रह आ चुके हैं, तलाश काव्य संग्रह आ चुका है और एक यादों रे दीवे हाइकू अनुवाद आपका प्रकाशित हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो और एक गज़लों का संग्रह प्रकाशनाधीन है जी। तो ये हाइकू अनुवाद की तरफ कैसे बढ़ना हुआ और किस तरह से आप हाइकू की तरफ गए और अनुवाद खास तौर पर? हाँ जी, पहली तो मेरी जो पुस्तक है वो तलाश है। उसमें कविताएं हैं और कुछ क्षणिकाएं हैं और शुरुआत के मुक्तक वगैरह भी हैं, कुछ गज़लें भी हैं, लेकिन मैं उनको गज़लें मानता नहीं हूँ क्योंकि वो बहर में नहीं है। बहर में नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। उस टाइम पता नहीं था कि बहर भी कोई चीज़ होती है। तो वो एक बचपन से जो लिखी हुई कविताएं हैं वो एज इट इज़ उसके अंदर रख दी गई हैं और वो आजमी प्रकाशन पोंटा से उन्होंने कृपा से वो छप गई थी। तो मैं उसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन जो मेरा जो हाइकू का अनुवाद है वो डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी हैं, लखनऊ से विभागाध्यक्ष रिटायर हुई हैं वो, उसी ये क्या नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी से हिंदी की। तो वो हाइकू कार हैं, बहुत बड़ी हाइकू कार हैं देश की। तो वो एक पत्रिका भी निकालती थी, हाइकू की एक छोटी सी पत्रिका निकालते थे वो, हाइकू लोक करके। तो वो पत्रिका मेरे पास आई और मुझे कुछ पत्रिकाएं जैसे आती थी तो उनमें विशेषांक निकलते थे। जी जी। तो उसमें ही 2-3 विशेषांक हाइकू के भी निकले। तो मुझे थोड़ा सा शौक हुआ कि मैं हाइकू लिख रहा था, तो उसमें विशेषांकों में भेजे और 20-20, 25-25 हाइकू लिख के भेजे। तो वो उसमें लगे, 2-3 विशेषांकों में लगे। तो उसमें मैडम ने संपादन किया था एक हाइकू विशेषांक का, तो उनको मेरे हाइकू बड़े पसंद आए। तो उन्होंने मुझे बुक्स तक भेज दी अपनी जी। मुझे। हाँ जी, वो तनी उजालों का सब ऐसा कुछ मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। वो किताब काफ़ी मोटी किताब है, तो उन्होंने वो भेजी मुझे। उसमें कुछ हाइकू हैं, कुछ तांका भी हैं। तो वो उन्होंने भेजी, तो मुझे उसमें से कुछ हाइकू उनके अच्छे लगे। तो उससे पहले जो हाइकू की उनकी पुस्तक निकलती थी उन्होंने सिरमौरी भाषा के लिए स्थान रखा उसमें। तो उसमें मेरे 2-3 हाइकू लगे। कोई उनका अनुवाद क्या? जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हाइकू एक जापानी विधा है। वैसे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है मूलतः है ये भारतीय विधा है, लेकिन हम भारतीयों को कुछ ज़्यादा पसंद आती हैं इम्पोर्टेड चीज़ें, चाहे वो हमारे यहाँ से बाहर जाकर फिर वापस आए, चाहे वो योग हो या हाइकू हो। तो अब जो हाइकू नाम है वो जापानी विधा के ही नाम है। तो ये 3 पंक्तियों में सिर्फ कहा गया एक वार्णिक छंद है, जहाँ पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में भी 5 वर्ण रहते हैं। तो बहुत छोटी सी विधा में एक मारक बात कहने का नाम है हाइकू। तो एक हाइकू आपका हो जाए जो अनुवादित है। जी मैडम, मेरा एक, मैं हिंदी में आपको एक हाइकू पहले सुनाता हूँ जी। सड़क नदी, ये एक त्रिपदिक छंद है। सड़क नदी वाहन बहते हैं मंजिल पाते। क्या बात है। सड़क नदी वाहन बहते हैं मंजिल पाते। और एक हाइकू तब हुआ था, मैं एक जगह डेथ में गया हुआ था, तो वहीं पर मैंने जो देखा, दृश्य देखा, वहाँ से हाइकू हुआ कि फूल खिलेंगे तन माटी जब मैं, क्या बात, फूल खिलेंगे तन माटी जब मैं गंगा भेंटूंगा। क्या बात है, क्या बहुत ये जीवन की सच्चाई है, उसके ऊपर ये हाइकू हुआ था। और एक अनुवाद जो मैडम के मिथिलेश दीक्षित जी का मैंने अनुवाद किया था, वो मैं सिरमौरी में आपको सुनाता हूँ। यादोरी पंखो, मतलब याद के पंख, यादोरी पंखो ऊंची गोणी उबी, मतलब आकाश में ऊपर। सासोराफंद, सासोराफंद मतलब जो सांस है उसको रोक देता है, वो फंद की तरह है, जैसे फंद पड़ जाता है गले में।
बहुत ही खूबसूरत। यादें जो है ना हमें जाने नहीं देती। वाकई वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और अब मैं आना चाहूंगी एक आपके बहुत ही चर्चित, जो हाल ही में बहुत ही चर्चित हुआ, एक धारावाहिक उपन्यास इसे कह सकते हैं, और इसका बहुत ही रोमांचक सफर रहा जहां तक मुझे पता है, मिस 420। एक तो इसका नाम ही बहुत ही मजेदार था, मिस 420। और फिर मैंने जैसा पढ़ा आपके बारे में 2-3 माध्यम से कि एक पहले आपने सिर्फ एक कहानी लिखी थी, उसके बाद ये धीरे धीरे एक 80 से अधिक एपिसोड का ये एक धारावाहिक उपन्यास बन गया। तो ये जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि ये सफर कैसा रहा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में जैसे थोड़ा सा ध्यान मेरा कहानी की तरफ गया, तो कोई 150 के करीब कहानियाँ पढ़ी। जितने हंस के पिछले अंक थे वो सारे पढ़े, वागर्थ के थे या परिकथा के थे, या कथाक्रम था, जो भी था वो सारा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसको पढ़ा और एक कहानी की तरफ पता नहीं एकदम ही कुछ लॉकडाउन 2 की बात है ये। जी। तो थोड़ा सा रुझान, तो लॉकडाउन के दिन भी भूल चुके हैं। जी। तो वो थोड़ा सा मेरा ध्यान गया और मैंने 2 कहानियां लिखी। तो उसमें एक छोटी सी घटना, कुछ घटनाएं रिलेटेड थी मेरी अपनी, और मैंने जैसे वो कहानियां लिखी तो वो दोनों कहानियां एक हंस को भेज दी और एक परिकथा को भेज दी। एक कहानी मारिया थी और एक कहानी थी शीशम के पत्र। तो शीशम के पत्र जो है वो लखनऊ से कथाक्रम बहुत बड़ी पत्रिका आती है, उसके लिए सेलेक्ट हो गई। लेकिन जो मारिया थी वो वहाँ से हंस से लौट आई। जी। अब उसको कुछ और होना था शायद, इसलिए वहां से वहां से वो लौट आई। तो वो लगभग 3500 शब्दों की कहानी थी। तो वहां से लौटने का शायद कारण ये हो सकता है कि उसमें इंग्लिश के वर्ड थे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के शब्द थे। क्योंकि वो एक जो फेसबुक पे जो हमारी फ्रेंड्स बनती हैं अंग्रेज लड़कियां, वो बाद में फ्रॉड करती हैं हमारे साथ, हमें फंसा करके, इश्क मोहब्बत में फंसा करके वो फ्रॉड करती हैं, बाद में पैसा मांगती हैं या कुछ इस तरह से करती हैं। तो वो उसी पे बेस्ड थी। और वो मुझे इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो मेरे साथ हुआ था। और मुझे तो ऐसी रिक्वेस्टें बहुत आती थी और वो मैं उनको लताड़ भी देता था। लेकिन वो लड़की यहाँ तक पहुँच गई थी कि मैं ये देखना चाह रहा था, मैं वैसे कहानी ही ढूंढ रहा था वहाँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये आगे क्या कहती है। लेकिन उसने मुझसे पैसे मांगने के बजाय मेरा ही एड्रेस ले लिया कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या बात है। तो वहां से एकदम वो मेरी कहानी कंप्लीट हो गई थी। जहां मैंने पहुंचना था मैं पहुंच गया था कि वो किस तरह से हैकिंग सिस्टम भेजती है वहां से। मैंने वो इमेजिन किया, फिर उसके बाद इमेजिन किया, जबकि उसने तो वहां से लैपटॉप, फोन, मुझे लिस्ट भेजी और एयरवे बिल भेजा। आप हैरान होंगे, वो मैंने, मेरे जो कुलीग है उनको दिखाया मैंने वो एयरवे बिल, वो उन्होंने भेजा कि मैंने गिफ्ट भेज दिया है। अच्छा। तो अब उन्होंने क्या कहा कि आपको सिर्फ कुछ नहीं देना, आपने सिर्फ आपको वहां पे इसकी कस्टम ड्यूटी देनी है। अच्छा। तो मैं समझ गया कि इनका क्या मतलब है, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। उसी दिन से मैंने उसको कट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, फोन नंबर, व्हाट्सएप सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि मेरी कहानी बन गई थी लगभग। उसी को मैंने तो अब वो क्योंकि अंग्रेज लड़की के साथ थी तो नेचुरल है उसमें इंग्लिश के ही वर्ड आएंगे। चैटिंग की थी वो, तो इंग्लिश ही आएगी। तो इस वजह से शायद हंस से लौट आई। लेकिन उसी दौरान एक प्रतियोगिता निकली, पूरे देश भर की प्रतियोगिता थी पॉकेट एफएम की, जिसे आप भी ने भी देखा था। मैंने देखा था जी। तो उसमें ये था कि 20,000 शब्दों की कहानी हमें सबमिट करनी थी, और वही पढ़कर मैंने अपने हाथ खींच लिया। जी। तो 20,000 शब्दों का था, बहुत बड़ा, बड़ी हिम्मत करने वाली बात थी, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसने कभी कविता का भी सेकंड ड्राफ्ट नहीं किया। जैसी आई वैसी लिखी और भेज दी, छप गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी कविता लिखी। तो वो मैंने हिम्मत की सिर्फ 5 दिन पहले, और 5 दिन में वो 20,000 शब्द, उसी मारिया के 20,000 शब्दों की कहानी बना लिया उसको। क्या बात। उसको आगे किया और 20,000 शब्दों की कहानी वो मैंने सबमिट की, और मेरा सौभाग्य कि वो सेलेक्ट हो गई। मुझे 4-5 फोन आए वहाँ से, पॉकेट एफएम से, और उन्होंने कहा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है और हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, और ये लगभग 1.5 लाख शब्दों तक की कहानी जाएगी। तो आप अगर कर सकते हैं तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपको पेड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको इसका। तो शायद वो कुछ ऊपर वाले की कृपा, हंस से वापस आई थी, इसीलिए उसको लंबी उड़ान जी, उसको शाहीन की उड़ान लेनी थी। जी, शायद ऐसे ही था।
तो वो मैंने सबमिट जैसे की वो सिलेक्ट हो गई और उसके बाद 9 एपिसोड उसके रहे महीने भर जी। उन्होंने अपलोड कर दिया महेश शर्मा की आवाज़ में, आरजे महेश शर्मा रेडियो जॉकी, उन्होंने उसको टेल किया है स्टोरी को और वो पॉकेट एफएम के ऊपर अपलोड हुए 9 एपिसोड और महीने भर वो चलते रहे। महीने भर की उनकी पूरी उसकी वो देखने के बाद कि वो कितनी पसंद की गई लोगों द्वारा, उसके बाद उन्होंने उस कहानी को फाइनल में सेलेक्ट किया और फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने, पेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा और उसके बाद वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 महीने में मुझे 1.5 लाख के करीब शब्द लिखने थे, जो कि मैंने 80 एपिसोड में 1200 से 1800 का एक शब्दों का एक एपिसोड था और वो 80 एपिसोड हुए उसके और वो ये 1.25 लाख के करीब शब्द इसके हो गए हैं। तो अगर मैं इसको पुस्तक के रूप में लेता हूँ तो लगभग 200-250 पेज की ये पुस्तक हो जाती है, लेकिन मैं इसको छपवा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि ये उनकी हो गई है, बिल्कुल ये कहानी उनकी हो गई है। लेकिन मेरे नाम पाठकों इतने दर्शकों तक पहुंच गई है, इतने सुनने वालों तक पहुंच गई है, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये सौभाग्य की बात है कि ये वो अपलोड होता रहा और मेरे नाम से ही रहेगी, उसको कोई भी सुन सकता है, मैं भेज भी सकता हूँ। बस ये है कि वो प्रॉपर्टी पॉकेट एफएम की है। बहुत ही प्रेरणास्पद रहा ये आपका सफर, वाकई बहुत प्रेरणादायक। और अब वक्त हो चला है चलने का, हालांकि हम चाहते नहीं हैं, तो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ चलते चलते सभी से कि आप हमारे सुनने वालों से क्या कोई संदेश देना चाहेंगे। लेकिन मैं आज अपने सुनने वालों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो गुफ्तगू हमारी हुई आनंद आलोक जी के साथ, बीच बीच में मैंने देखा कि इनकी हर बात में कहीं ना कहीं आपको एक संदेश मिलेगा। जिस साफगोई से इन्होंने ये स्वीकार किया कि मेरी पहली पुस्तक में जो गज़लें छपी मैं उसे गज़ल नहीं कहूँगा, या और भी बहुत सी बातें जो भाषा पे इन्होंने कही, संदेश दिया, तो आपको इनकी हर बात में कहीं ना कहीं एक संदेश मिलेगा। अगर ये अब हमारा काम है कि हम उसे पकड़ें और उसको अपने अंदर आत्मसात करें। फिर भी चलते चलते आप क्या हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? जी, दर्शकों से, क्योंकि मैं मुखातिब हूँ खास करके लेखक बंधुओं से, हमारे जो युवा साथी हैं जी, और जो पुराने लिखने वाले हैं, जो सुनने वाले और जो सुनने वाले हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो तो लेखक बंधु हैं उनके लिए एक संदेश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जब आप पढ़ेंगे तो खुद आपके अंदर से निकलेगा। जी, जैसे आपने बताया लॉकडाउन में आपने बहुत पढ़े, हंस के पुराने सारे अंक निकाले। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही थी कि आपकी वैसे बातों में बहुत सारे संदेश हैं अगर हम समझने वाले हैं। जी, और जो आम श्रोता है उनके लिए भी मैं ये कहता हूं कि अगर वो चाहते हैं कि हम आज के अवसाद से बचें जी, तो पुस्तकों को जरूर पढ़ें, पुस्तकों की तरफ आएं और जो अपने बच्चे हैं उनको भी पुस्तकों की तरफ जोड़ें। तो क्योंकि पुस्तक से शांति मिलती है मन को। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। तो मैं आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ अनंत जी, आज आप आए। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, तेजेंद्र वालिया जी की तरफ से, हमारे आज के स्पॉन्सर आम्रपाली रिजॉर्ट के ओनर रोहित जैन जी की तरफ से, और मैं चलते चलते जैसा कि मैंने एक नया प्रयास शुरू किया है कि एक लेखक की मैं चंद पंक्तियों के साथ अपने दर्शकों को छोड़कर जाती हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ जिससे आप सभी जुड़ सकेंगे। वो कहते हैं कि अगर आप आंसू इसलिए बहाते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर चला गया, आंसू हम सभी बहाते हैं कभी ना कभी, अगर आप आंसू इसलिए बहाते हैं कि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है तो आसमान के सितारों को आपके वो आंसू देखने नहीं देंगे। वाह वाह, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। तो आप भी आंसुओं के जरिए से सितारे नहीं देख पाएंगे तो जरूर आप अपने आंसुओं को रोकें और सितारों को देखें। रात का समय है तो सितारे हैं और सूरज को तो आना ही है, सूरज को तो उदय होना ही है, सूनर और लेटर। तो इन बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और कवि के साथ, हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। एक बार फिर मैं आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगी आप सभी का भी जो जुड़े रहे, अपनी पंक्तियाँ लिख भेजिए कवियों का कोना के लिए। और अनंत आलोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब बुलाना चाहूँगी MD सर तेजेंद्र वालिया जी को कि वो आएँ और हमारे आज के कवि को सम्मानित करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड कॉफ़ी विद कवि जो अंजलि सिफर जी ने किया, आज हमारा ये 11वां एपिसोड है। अंजलि जी, बहुत खुशी की बात है कि कंटिन्यू 11वां एपिसोड आज आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जो कवि हैं ये हरियाणा के ही नहीं, जैसे हमने कहा था
हम पूरे हिंदुस्तान को एक मोती में पिरोएंगे कवियों को, कि जहाँ जहाँ से अच्छे कवि हमारे पास संपर्क करेंगे या हमारे कांटेक्ट में हैं, हम उनको लेकर आएंगे। आज हमारे साथ आलोक जी, जो हिमाचल प्रदेश सिरमौर की धरती, जो पवित्र धरती है, जिसे हम कह देते हैं देवताओं की धरती है, और सिरमौर के पास रेणुका जी, जहाँ से आपका गांव 2-4 किलोमीटर है, और रेणुका जी परशुराम की माता जी का नाम था। भगवान परशुराम की धरती, माँ रेणुका की धरती से आप आए हो। हमें आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। और हम भगवान से, उस प्रभु से, उस अकाल पुरख से यही दुआ करते हैं, जितने बढ़िया आज आपने रचनाएं सुनाई, इसी तरह आप और आगे बढ़ते रहें, और आगे बढ़ते रहें। और उस प्रभु से यही हमारा निवेदन है कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें आप। और इसी के साथ अंजलि जी, आप आगे। तो एक बार फिर मैं आलोक जी का, वालिया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारे आज के कॉफ़ी विद कवि के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करती हूँ, जिसके स्पॉन्सर थे NH1 पर एक खूबसूरत रिजॉर्ट आम्रपाली रिजॉर्ट के ऑनर रोहित जैन जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।